हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोरम चौहान। तो आज के मेरे क्लास का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। बेसिकली इसको मूल अधिकार भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक ही मीनिंग्स होता है। मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ कि ताकि इस वर्ड को लेकर के थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, ठीक है। तो मौलिक हो या मूल हो, बात एक ही है, क्योंकि ये जब हम कर्तव्य की ड्यूटीज़ की बात करेंगे तब भी हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे, यानी कि मौलिक कर्तव्य। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। आप में से कितने बच्चों को पता है कि फंडामेंटल राइट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है। और संख्या में तो नॉर्मली आप सब बता ही देंगे, क्योंकि जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो आपको खैर इस क्लास में आपको पता ही लग जाएंगे कि क्या है एग्जैक्टली और कितने हैं नंबर ऑफ काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कितने टाइप्स के हैं। और तो वो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाला है। होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट बहुत ही इन्वेस्ट वाले जा रहे हैं। क्यों 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 भाई, क्यों वीडियो में आप पैसा थोड़े ना इन्वेस्ट करते हो कि भाई आपने पैसा इन्वेस्ट किया तुरंत से आपको सारा मटेरियल मिल गया। स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट जो वीडियोस के होते हैं वो आपका माइंड सेट करने के लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सके उस लेक्चर के लिए कि एग्जैक्टली लेक्चर्स हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, या अदर्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है। तो इस 1 या 2 मिनट किसी भी लेक्चर, आप किसी भी कहीं भी किसी भी चैनल को आप अटेंड करते हो, कहीं से भी लेक्चर्स से आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। वो एक स्टार्टिंग की 1 या 2 मिनट को इन्वेस्ट मत समझा करो, और तो उसे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल समझा करो, क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराना हर एक चीज़ से वो आपके लिए वैल्यूबल है। वो आपके एक तरीके से सीखने की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मीनिंग्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार का अर्थ। क्योंकि मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली उनका नंबर्स में तो हमें याद रहता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपसे कोई उनका मीनिंग्स पूछने लगे कि दैट्स ए रियल मीनिंग, कि भाई हमारे पास है लेकिन इसका मीनिंग्स क्या है, दैट्स ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी मीनिंग्स को लेकर के। दोज राइट्स which are fundamentals and essential for the life of the person are provided to the citizens by the constitution, and the rights which are not interfered with by state are called fundamental rights, ठीक है। वे अधिकार यानी कि दोज राइट्स, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और कंपल्सरी यानी कि बहुत ही एसेंशियल होने की वजह से संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, दैट्स ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जिसमें स्टेट भी इंटरफेयर नहीं करता है, ये वो मौलिक अधिकार है, ये वो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। कि विच आर नॉट इंटरफेयर्ड विद बाय द स्टेट, तो आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, समझ गए। तो भाई जो फंडामेंटल राइट्स होता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को सिक्योर करता है, और साथ साथ में जो हमारी पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसको डेवलप करने में सबसे अहम जो योगदान है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वो फंडामेंटल राइट्स का है, ठीक। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान द्वारा जो हमें अधिकार मिले हैं उनकी बात करेंगे। तो 7 फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। भारतीय संविधान द्वारा स्टार्टिंग में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, वो स्टार्टिंग में कितने थे, वो 7 थे, ठीक है। बट बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1979 द राइट टू प्रॉपर्टी वाज abolished वाज ए फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट होता है, 44वां संवैधानिक संशोधन 1979 जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार है, वो मौलिक अधिकार के रूप में पूरी तरीके से अबॉलिश किया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और अगर अब कंडीशन देखें कि नाउ द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट्स, ठीक है। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, वो एक विधिक अधिकार है, वो एक लीगल राइट्स के रूप में, ठीक है। वो आर्टिकल 300 भाग क यानी कि ए, भाग ए मतलब अल्फाबेट में ए लिख सकते हो, या हिंदी में उसको वर्णमाला में अ ब्रैकेट में करके देख सकते हो, वहां पर ऐड किया गया, ठीक है। इंडियन सिटीजन्स नाउ हैव ए 6 राइट्स। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो फाइनली अब हमारे पास कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स यानी कि 6 राइट्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 to 18 में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि एग्जैक्टली राइट टू इक्वालिटी क्या चीज़ है, ठीक है।
तो द राइट टू इक्वालिटी इज a बेसिक ऑफ द डेमोक्रेसी, therefore by the Indian Constitution all citizens have been given the equality before the law, equality of jobs under the state and social equality. तो समानता के अधिकार की जब भी हम बात करते हैं तो प्रजातंत्र का एक आधार स्तंभ है, यानी कि बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी समानता पर टिकी हुई है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव बीन गिवन द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता है। राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां हैं उनमें समान अवसर है, सामाजिक समानता प्रदान की गई है और समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो इधर उधर की जो उपाधि पहले दी जाती थी, अब इस समय यानी कि अब जब से हमारा संविधान लागू हुआ है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, उसके बाद में कोई भी इधर उधर की उपाधि नहीं दी जाती। ठीक है, वो भी हम आगे इस लेक्चर में बात करेंगे किस आर्टिकल्स में है और किन 2 चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी उपाधियाँ अबॉलिश की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। ठीक है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो वो आर्टिकल 40 से 18 तक की बात करेंगे। ठीक है, कि भाई अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। तो 14 आर्टिकल क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ द स्टेट। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उससे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि कानून सबके लिए एक समान है, सबके लिए बराबर है। ठीक है, वहीं पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, ओरिजिन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो धर्म, नस्ल, जाति या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का पूरी तरीके से यहाँ पर अबोलिश, निषेध, प्रोहिबिटेड किया गया है। आर्टिकल 15 इस बात को एक्सप्लेन करता है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक है, जेंडर के आधार पर या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 15 पूरी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड करता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 यानी कि अब 16 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है? भाई अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि ऑल सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट पोस्ट एंड इन दिस रिगार्ड्स देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट जॉब और पोस्ट ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य के अधीन नौकरियों के लिए समान अवसर की हम बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि भाई अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो आर्टिकल 16 ये एक्सप्लेन करता है कि आपको राज्य के अधीन जो भी नौकरियां हैं उनमें समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, मैन या वुमेन को लेकर के किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी या किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 17। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार ना गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग, मतलब एक तरीके से एग्जामिनर की पसंदीदा क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 के बारे में पूछता है। ठीक है, और तो आर्टिकल 17 क्या एक्सप्लेन करता है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन कंप्लीटेड अबॉलिश्ड टू गिव मोर कंप्लीटनेस टू सोशल इक्वालिटी। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये पूरी तरीके से इसका निषेध किया गया है। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अनटचेबिलिटी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में छुआछूत बोलते हैं। ठीक है, कि भाई कोई भी नीच जाति का है तो आप बहुत हाईएस्ट कास्ट से रिलेट करते हो तो आप उसके साथ उसकी जाति को लेकर के भेदभाव नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से एक दंडनीय अपराध की तरह माना जाएगा, क्योंकि आप समाज में क्या कर रहे हो? आप समाज में लोगों को बांट रहे हो उसकी जाति के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर। तो दैट्स ए अनटचेबिलिटी, छुआछूत, यानी कि कोई अगर आपके बराबर में बैठ गया, अगर वो आपकी कास्ट से रिलेटेड नहीं करता है तो आप उसे बड़ी अजीब तरीके से उसके साथ बिहेव करते हो, आप उससे अलग बैठ जाते हो। ठीक है, आज भी समाज में इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे और कुछ परसेंटेज हैं लोगों की ऐसी कि
जब इलेक्शन होते हैं तब तो उनके घर जा कर के पानी भी पीते हैं, लेकिन हाँ, इलेक्शंस खत्म होने के बाद में भाई वोट मिल गया, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि अगर वो आपके घर आता है कि जिस भी चेयर पे वो बैठ जाता है, आप उस चेयर को धोने के लिए निकल जाते हो। तो आज भी इस तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 18 की। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 क्या कहता है कि पार्ट ऑफ मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्टेड एनी टाइटल्स फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हम इन में जो उपाधियों की बात कर रही थी ना, वो उपाधि आर्टिकल 18 में है कि उपाधियों का पूरी तरीके से अंत किया गया है। तो भाई ब्रिटिश शासन काल में तो ना खुश होकर के वो उपाधि दे देते थे, ठीक है, कि ये उपाधि दे दो, वो उपाधि दे दो, भाई हम तो खुश हो गए, इसको ये उपाधि दे, ताकि लोग वहाँ पर उनके अधीन रहे, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 की व्यवस्था की गई, जिसमें सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य ने कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। और इसके साथ ही भारतवर्ष यानी कि जो इंडियंस है, उसका कोई भी नागरिक यानी कि इंडियंस, कोई भी इंडियंस बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के राज्य से या फिर जो विदेशी राज्य होते हैं उनसे उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि अगर भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम एजुकेशन के लिए फॉरेन जा रहे हैं, ठीक है, अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमें कोई डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही है, तो हमें एज ए रेस्पेक्टली या फिर हमें अपने संविधान के अनुसार हमें यहाँ पर राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है। वो मना नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आपने देखे होंगे भाई डॉक्टरेट की उपाधि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसको मिल रही है, न्यूज़ में भी आता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मना नहीं होती है, लेकिन हाँ एज ए हमें एक तरीके से यहाँ पर परमिशन लेनी होती है, जैसे कि हमारे संविधान और हमारे अधिकारों में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। तो अब बात करेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रीडम इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, तो राइट टू फ्रीडम अगर आप 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 ही यहाँ पे 6 तरीके की स्वतंत्रताओं में डिवाइड है। पहली आर्टिकल 19(1) पहली स्वतंत्रता क्या है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ अ फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बोथ ऑफ देयर ऑन एंड अदर्स, ठीक। तो पहले क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो भाई 19(1) क्या कहता है कि आपको अपने जो ओपिनियन है उनको एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा अधिकार है। आपके ओपिनियन को एक्सप्रेस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, दैट्स योर फंडामेंटल राइट्स, कि आपके अंदर जो भी ओपिनियन है किसी भी टॉपिक को लेकर के आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उसे बोल सकते हो, स्पीच दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है। दूसरा आर्टिकल 19(2) क्या कहता है, यानी कि दूसरा आर्टिकल 19 का ही क्या कहता है कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि आप बिना अस्त्र शस्त्र के असेंबलीज कर सकते हैं, ठीक है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता है, इनकी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। आप किसी भी आधार पर किसी भी आर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल्स आपको फंडामेंटल राइट्स है कि ठीक है, क्या असेंबलीज करें, आप सेमिनार्स करें, वो लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। आर्टिकल 19(2) ये एक्सप्लेन करता है। फिर आर्टिकल 19(3) फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि समुदाय संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। आपको अधिकार है कि आप एक सही टारगेट को चूज करते हुए आप अपना संगठन बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए, नॉट नेगेटिव। एक सकारात्मक कार्यवाही के आधार पर वो चीज़ें होनी चाहिए कि आपका कुछ टारगेट है, वेलफेयर के लिए कुछ करना है स्टेट में, ठीक है, और कुछ सोशल वर्क के लिए आपको करना है, तो आपको संगठन की आवश्यकता है। तो आप बेसिकली आपको वो राइट्स मिला हुआ है कि आप उस संगठन को। उसके बाद आर्टिकल 19(4) कि फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। तो भाई भारत राज्य में भ्रमण करने की आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(4) ये एक्सप्लेन करता है कि पूरी तरीके से आप भारत के किसी भी हिस्से में घूम फिर करके आ सकते हो, आपसे कोई भी रोक टोक नहीं होगी, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आप घूमो, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, कहीं पर भी आप जा सकते हो, आपसे कोई भी परमिशन, आप मतलब किसी भी स्टेट में घुसने के लिए आपको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लीगल तरीके से घूमोगे तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हो, इलीगल नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई आप ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि भाई इधर से उधर जाना पड़ेगा, और आपको तो राइट्स मिले हुए हैं इधर से उधर जाने के, तो इलीगल वर्क्स के लिए नहीं मिले भाई। इलीगल ही होता है, गैर कानूनी ही होता है, वो चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 19(5) की कि फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि भारत राज्य में बाद निवास की स्वतंत्रता। अब फ्रीडम है आपको कहीं पर भी सेटल होने की, भारत में आप कहीं पर भी रह सकते हो, आप चाहे नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, कहीं पर भी रहो, आपको पूरी तरीके से इस बात की स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल
6 जो कि लास्ट है कि फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस। तो भारत में आप कहीं पर भी अपना जो व्यवसाय है, जो कारोबार है, उसे स्टार्ट कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आप अपना व्यवसाय कर सकते हो। देखा होगा ना लोगों की, भाई आप यहाँ पे बैठे हो और आपका बिजनेस मुंबई में चल रहा है, ठीक है। अगर आप वो फंडामेंटल राइट्स ना होता, हमारे पास में स्वतंत्रता ना होती, तो हम शायद अपने ही एरिया में कर पाते, दूसरे स्टेट में ना ही कर पाते। आप बैठे बैठे अदर्स में बिजनेस कर रहे होते हो, तो स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, ठीक है। बिजनेस करने का अधिकार है आपको। तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप बिजनेस कर सकते हो, कारोबार स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई पूरी की पूरी आपकी क्या राइट टू फ्रीडम के वो 19 के जो पॉइंट थे 6, वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर आउट हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, वहाँ पर जाकर के थोड़े बहुत क्वेश्चंस किया करो, थोड़ा बहुत बोला करो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20, यानी कि आर्टिकल 20 क्या कहता है कि ए पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड अनलेस ही हैज़ वायलेटेड एनी लॉ एंड फोर्सेज एट द टाइम ऑफ द ऑफेंसेस। तो ये क्या है भी, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन किया, ठीक है। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जाता है। तो ये जो आर्टिकल है पूरी तरीके से उसको सेफ एक तरीके से उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को आप अपराधी नहीं बोल सकते, उसको एज ए भाई अगर किसी भी अपराध में मतलब कोई भी ऐसा अपराध हुआ है इसमें किसी भी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, तो उनको तब तक हम अपराधी नहीं मान सकते जब तक कि उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत नहीं मिल जाते, या फिर उस समय जो भी अपराध हुआ है उस समय लागू किसी भी कानून को उन्होंने तोड़ा हो। तो ये बहुत सारी ऐसी सेफ्टी हैं जो सिटीजन्स को दी गई हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जिसमें वो अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हैं, खुद को अपना बचा सकते हैं, खुद का ध्यान रख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 क्या कहता है भाई, 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी कि द राइट्स ऑफ लाइफ एंड रिकॉग्नाइज राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ का संरक्षण खुद कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को जैसे भी जिए, ये आपका पर्सनल राइट्स है। आर्टिकल 21 यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में आप अपने आप को किस तरीके की लाइफ मतलब आप अपने खुद के जीवन को किस तरीके से जीना चाहते हैं, ये आपका पर्सनल राइट्स है। इसमें कोई भी आपका रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले हैं ना, ये आप आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 21 आपको पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको राइट्स देता है कि आप जिस टाइम चाहे उस टाइम सो करके उठे, जिस टाइम खाना चाहे उस टाइम खाएं, बाहर खाएं, खुद बना करके खाएं, कहीं घूमें, कहीं जाएं। वही था ना एक रील्स बहुत चली थी कि मैं जाऊं खाऊं कहीं भी जाऊं किसी के भी साथ जाऊं, आपको क्या, क्योंकि ये सब बातें सबको पता होती है कि आर्टिकल 21 जैसे पर्सनल लिबर्टी, जैसे पर्सनल राइट्स, तो उसमें किसी भी आधार पर कोई भी आस पड़ोस, आपका रिश्तेदार, आपका जो भी है, आपका दोस्त वोस्त, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट्स ए पर्सनल एरिया, ठीक है। उसमें आप अपने तरीके से जीना चाहते हो, आपके खुद के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, आपके खुद के नॉर्म्स होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के किसी भी रिलेशन का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना है। ये आपका राइट्स है, ठीक है। आई होप सो ये आर्टिकल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ से होता है। जब हम पर्सनल लाइफ में हम अपने तरीके से जीने की बात करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, certain right to have been provided to be person being detained. It say that no person can be detained for a more time without being told about his crime, or the reason for being detained will not be kept in prison till. तो ये पूरा जो आर्टिकल्स है ये पूरी तरीके से गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। यानी कि बेवजह अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस बेस पर आर्टिकल 22 ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, वो कि वो अपना बचाव किस तरीके से कर सकता है। तो अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उनमें कहा गया है कि अपराध के बारे में बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा, और उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का भी एक अधिकार होगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि बंदी बनाए जाने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाना होता है, ठीक है।
सो ये जो आर्टिकल्स है बेसिकली वो आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अरेस्टेड के, कि बेवजह आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो आप उससे एक तो पूछ सकते हैं कि भाई किस वजह से अरेस्ट है, आपके पास क्या सबूत है, क्या लेटर है, वारंट लेटर दिखाओ, ठीक है, अरेस्ट का लेटर दिखाओ। फिर उसके बाद अगर वो मतलब अरेस्ट कर भी लेता है तो उसके बाद 24 घंटे का समय होता है उसके बीच, उसको जज जज के सामने पेश करना होता है। लेकिन वो पेश तभी कर पाएगा जब उसके पास उसके खिलाफ कुछ सबूत होंगे, नहीं होंगे तो वो एक तरीके से फिर उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमें बेवजह की जो गिरफ्तारी होती है कुछ दिशाओं में जो अरेस्ट होता है उससे हम अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 22 इस तरीके से काम करता है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 23 से 24 राइट टू एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है भाई। तो एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे दो ही आर्टिकल से 23 और 24। तो 23 क्या कहता है कि फोर्स लेबर एंड अदर सिमिलर फोर्स लेबर हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि इसके द्वारा बेगार या इस प्रकार की कोई भी अन्य जबरदस्ती से लिया गया जो भी काम होता है वो निषिद्ध ठहराया गया है, यानी कि वो इलीगल है। आप किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती करके काम नहीं करा सकते, दैट्स ए इलीगल पॉइंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से श्रम जो विधि है उसके अनुसार एक दंडनीय अपराध माना जाता है, क्योंकि भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा चली आ रही है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कुछ समय पहले कुछ ऐसा ट्रेंड था कि भाई जो बिहारी होते थे उनको ज़बरन एक तरीके से पकड़ करके लाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था, वो काम नहीं करते थे तो उनको ज़बरदस्ती से मतलब वो काम फोर्स करने के लिए उनको मारा पीटा जाता था, ठीक है, बंदी बना करके रखा जाता था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अब थोड़ी कम है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी अपने आसपास बहुत लोगों के यहाँ पे देखी है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आप समझ पा रहे हो ना कि सोसाइटी में किस तरीके से ये, तो आर्टिकल 23 एक तरीके से इसको निषिद्ध ठहराता है कि आप किसी भी व्यक्ति से ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 24 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्रीज माइन और एनी अदर्स हैजर्डस वर्क। तो ये बाल श्रम का निषेध करता है कि अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले जो भी बच्चे हैं उन्हें कारखानों या खानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। चीज़ें लिखी हुई हैं, हम पढ़ते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम अपनी आंखों से चीज़ें देखते हैं तब लगता है कि नहीं, मतलब किताबों में जो चीज़ है और सोसाइटी में जो चीज़ इस समय चल रही है बहुत अंतर है। क्योंकि बहुत सारी शॉप्स पर, बहुत सारे ऐसे चाय की दुकानों पर मैंने छोटे-छोटे बच्चों को देखा है चाय सर्व करते हुए, ठीक है? और दुकानों पर काम करते हुए, और जो भी स्ट्रीट फूड की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर वो बर्तन साफ़ करते हैं, वहाँ पर वो ऑर्डर लेते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर उनको सर्व करते हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं अब समाज में, यही चीज़ें हैं। कुछ भी नहीं है, कर रहे हैं काम, क्या ही है? लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो भई लगता है, और इल्लीगल भी है। आप छोटे बच्चों से काम करा रहे हो, आप खुद एक मतलब उसका अधिकार छीन रहे हो, उससे दूसरी बात आप एक अपराध कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप किसी की हेल्प भी करनी है तो उसे काम पर ना रख कर के उसको कुछ मतलब कहीं पर उसका एडमिशन करा सकते हो। आप कैपेबल हो, आपके पास इतना पैसा है और आपको लगता है कि इस बच्चे को पढ़ाई की सबसे सख्त ज़रूरत है, इसको इस समय स्कूल में होना चाहिए, तो आपको आपके सबसे बड़ा अधिकार, मतलब आपकी ड्यूटीज़ हो जाती है कि आप उसे एडमिशन दिलाएँ। आपको छोटा-मोटा उसका भी अपना कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी सामाजिक कार्य है उनमें, ठीक है? लेकिन लोग बहुत कम करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी दुकानों पे रख लेंगे कि ठीक है, मेरे साथ काम करा दे, मैं तुझे पैसे दे दूँगा उसके बदले में, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हमारे आस-पास चलती रहती हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य इस भाग में अन्य बंदों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अंगीकार या एक्सेप्ट करने की या उसे अडॉप्ट करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, कि भाई धर्म संबंधी जो भी निजी मामले हैं वो स्वयं प्रबंध करने का हमें अधिकार है। और इसमें जहाँ तक की बात करते को तो स्टेट एक लेवल पे इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है।
स्टेट इंटरफेयर मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर तब उस केस में करती है कि अगर वहाँ पे कुछ भी इलीगल इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या नेगेटिव एक्शंस वहाँ पे चल रहे हैं। नेगेटिव जो होता है ना, नकारात्मक कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर वो चल रही हैं तो वहाँ पर इंटरफेयर करना थोड़ा सा बनता है। अदरवाइज ये राइट टू फ्रीडम है और एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो 26 ये कहता है कि जो जितने भी जो धर्म अनुयायी हैं वो अपने धर्म को या उससे जुड़ी जितने भी मामले हैं उसका प्रबंध वो स्वयं करेंगे। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 27 क्या कहता है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सर्टेन मनी फॉर रिलीजियस एक्सपेंडिचर। आर्टिकल 27, तो धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धर्म पर कर की अदायगी से छूट, यानी कि अनुच्छेद 27 में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म से या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए या पोषण में व्यय किए गए, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए व्यय की गई है। तो राज्य इस तरीके का फोर्स नहीं कर सकता टैक्स के लिए कि भाई आप टैक्स पे करो, नहीं। अगर वो जो फंड दिया जा रहा है वो किसी धर्म के काम के लिए दिया जा रहा है या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए दिए जा रहा है तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं तो दे, अदरवाइज उनको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 28 क्या कहता है कि प्रोहिबिटेड रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं है कि आप जहाँ चाहे वहाँ धर्म का प्रचार करें। आप सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, दैट्स अ पॉइंट। ठीक, तो आर्टिकल 28 इस बात को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद बात करते हैं हम राइट टू रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 29 टू 30, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब 29 क्या कहता है यहाँ पर कि एवरी क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैज़ अ राइट टू प्रिजर्व देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। कि भाई अनुच्छेद 29 के अनुसार 29, देखो इसमें 29 और 39 में मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक, लेकिन चलो इंग्लिश में इसको वर्ड को यूज़ करते हैं। 29 क्या कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि इस देश में इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है, 150 करोड़ की जनसंख्या, ऐसे अनुमान लगभग इतनी होगी कि जब भी मतलब गणना होगी उसके बाद शायद इतनी, इससे ज़्यादा निकल सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम बात करते हैं कि 150 करोड़ की जनसंख्या इस समय भारत की हो सकती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों की अलग अलग लैंग्वेज भी हैं, अलग अलग उनके स्टाइल भी, रहने का उनका तौर तरीका अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की संस्कृति में डिफरेंस है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखे, उन्हें आगे डेवलप करे, ये पूरा पूरा अधिकार सबको मिला हुआ है। आप हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती आप किसी से हिंदी बुलवा नहीं सकते। नॉर्थ इंडिया में हमारे इस वाले एरिया में, ठीक है, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इनमें नॉर्मल एक हिंदी बोली जाती है। ठीक, लेकिन साउथ में आप जाओगे या फिर ईस्टर्न जो स्टेट हमारे उसमें जाओगे तो ज़्यादातर लोग हिंदी यूज़ नहीं करते, अपने स्टेट की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो ज़्यादातर वहाँ पर बोली जाती है। तो आप इस तरह की फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 29 ये कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का, अपनी स्टाइल को सुरक्षित, अपने कल्चर को सुरक्षित रखने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आर्टिकल 30 क्या कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन्स लैंग्वेज विल हैव टू राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। यानी कि अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि जो माइनॉरिटी में जो क्लासेस हैं वो अपने आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो डेवलप कर सकते हैं। इट दैट्स योर राइट्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट आर्टिकल बचता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32। अभी इतने सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, उन सब आर्टिकल्स का एक रेमेडीज है जो आर्टिकल 32 एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास 5 रीट्स है जो कि हमारे पूरी तरीके से हमारे पूरे फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से सिक्योर करके चलती है। ठीक है, जैसे बीमारी के लिए दवाई होती है जिनको हम एक तरीके से मेडिसिन बोलते हैं, ये भी मेडिसिन का ही काम करती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स है वो ताकि सिक्योर रह सके, उनके लिए एक मेडिसिन का काम करती हैं। तो जैसे हैबिस कॉर्पस हो गया, मेंडामस हो गया, प्रोहिबिशंस, क्यो वारंटो, सर्टेरियो, तो ये सारे 5 रीट्स ऐसी हैं जो प्रॉपर रूप से आपके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करके चलती हैं। ठीक है,
इस आर्टिकल 32 को लेकर के मैंने इंडिविजुअल एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या स्क्रॉल करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में, यानी कि अब खत्म ही होने वाला है ये टॉपिक, इसमें एंड में मैं वो वीडियो डाल दूंगी, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आर्टिकल 32 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप सो ये पूरा लेक्चर्स आपको क्लियर आउट हुआ होगा। फंडामेंटल राइट्स का हर एक टॉपिक मैंने बहुत बारीकी से आपको समझा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर लिंक से सीधे जुड़ नहीं पाते हो तो आप सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से भी सर्च करोगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।